Hello everyone, I am Anurag. We are going to learn how to find polar representation of a complex number. Okay, so before moving to our main topic, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम लोग कई नज़रिए से देख सकते हैं. क्लियर? तो वो नज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकते हैं. सबसे जो पहली चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है. द फर्स्ट थिंग इज़ इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर. सबसे पहली बात तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट ऑन द सी प्लेन. सी प्लेन का मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये मैं बताऊंगा अगर आपको नहीं आता है. एंड थर्ड वन इज़ पोजीशन वेक्टर. ऑफ अ पॉइंट. क्लियर? तो हमको ये तीनों चीज़ें समझनी है. मतलब ये रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होंगे, इनके है वो सेम चीज़. क्लियर? मतलब वेक्टर का क्वेश्चन भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन भी हो सकता है, और साथ साथ वो नंबर का क्वेश्चन तो है ही. क्लियर? तो हमें तीनों चीज़ें, तीनों डिस्टिंक्शन समझने हैं अच्छे से. तो नंबर में कोई डाउट नहीं है. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंजुगेट ले सकते हैं. एवरीथिंग इज़ देयर. क्लियर? नो प्रॉब्लम. उसी तरह से पॉइंट ऑन द प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करता है वो समझते हैं. तो मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ 2D प्लेन. और 2D प्लेन में आपने ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस देखे होंगे, x और y. क्लियर? तो लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, नंबर तो रिप्रेजेंट करता ही, कोई बात नहीं. फर्स्ट ऑप्शन इज ओके. x क्या है यहाँ पर? रियल पार्ट ऑफ z. एंड व्हाट इज y? y इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. क्लियर? तो ये जो x एक्सिस है इसी को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस. क्या बोलते हैं इसको? रियल एक्सिस. और y इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस. ठीक. अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने चुनाव किया हुआ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का, सपोर्ट इट इज़ लाइंग हेयर. तो ये पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? पहली बात तो ये कि हाउ इट इज़ अ पॉइंट. तो पॉइंट जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग वो ये आएगा x कामा y. तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चला गया. मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट इज द रियल एक्सिस ऑफ द z एंड सेकेंड कंपोनेंट इज द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो सपोज दिस इज द पॉइंट. x कामा y और एंड सपोज पॉइंट इज p. तो अगर मैं ओरिजिन से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि ये एक पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है? OP वेक्टर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं, लेट मी टेक सम अनदर कलर. This is O and this is A and P. What is OA? O is nothing but it is X. And what is AP? This is vertical distance and it is equal to Y. Suppose this OP makes an angle theta with positive direction of X axis. क्या बोला मैंने? हम बोल रहे हैं OP जो वेक्टर है या OP जो रे है ये विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है. बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब क्या हुआ. तो अगर आप ओरिजिन से राइट जाएंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, और ओरिजिन से अगर आप लेफ़्ट जाते हैं दैट इज़ द नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है? तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ओरिजिन के राइट साइड से आपको मूवमेंट लेना है.
मतलब आपका रे कहाँ से स्टार्ट होगा, वो है राइट साइड से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसके बाद उसको रोटेट करा करके वापस उसी पोजीशन पे लाना है। तो इस रोटेशन में जितना एंगल ट्रेस होगा दैट इज़ नोन एज द एंगल मेड बाय रे ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो व्हाट इज थीटा? थीटा इक्वल्स टू एंगल मेड बाय द रे ओपी विथ द positive direction of x axis। विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। अब आप समझते हैं इस बात को, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। अच्छा, ओपी क्या है? व्हाट इज़ ओपी? ओपी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। तो एक चीज़ हमको और मिल गई, क्या है वो चीज़? मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एज अ वेक्टर लिख दिया। इसको क्या कर दिया हमने? इसको एज अ वेक्टर लिख दिया। दिस इज अ वेक्टर। मीन्स एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नहीं समझ में आई बात? तो ये तीनों के तीनों इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है, दिस इज़ द मेन मोटिव जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो दिस इज़ अ नंबर, दिस इज़ अ पॉइंट एंड दिस इज़ अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ऑफ द पॉइंट एक्स कामा वाई। क्लियर? अब ये थीटा भी हमें पता चल गया। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बना था इसमें, ओ यहाँ है, ए यहाँ था, पी यहाँ था, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स। और अगर आपको पता हो कि अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई था तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है क्या? ऑफ कोर्स है। तो जो ओपी का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। दिस वाज द थीटा एंगल। तो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू था वाई वाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, दैट इज इक्वल्स टू वाई इक्वल टू मॉड जेड साइन थीटा। और कास थीटा इक्वल टू कितना हो गया? एक्स बाई मॉड जेड। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू मॉड जेड कास थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आई था, इसमें अगर हम ये एक्स और वाई की जो वैल्यू हमने इवेलुएट करी हैं इनको प्लग इन कर दें तो क्या कुछ आपको पोलर फॉर्म मिल रहा है क्या? ऑफ कोर्स मिल रहा होगा। यहाँ से मॉड जेड हम कॉमन लेना चाहेंगे तो अंदर आ गया कास थीटा प्लस आई कितना? साइन थीटा। जेड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैं इसी की चर्चा कर रहा था आपसे, हमें ये चाहिए था और वी हैव गॉट। दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक, अब इसमें नया आइटम क्या हमने इंट्रोड्यूस किया है? मॉड जेड पहले से पता था हमको, ओनली थीटा हमारे पास नया आया है। तो थीटा हमने कैसे इवेल्युएट किया वो समझिए आप। अगर आपने ये समझ लिया तो अब पोलर फॉर्म निकालना सीख गए। थीटा क्या था?
भाई हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट किया और उस पॉइंट को हम अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले गए। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने उस पॉइंट को पॉइंट असाइन कर दिया। उसके बाद हमने उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर दी या रे ड्रा कर दिया। अब वो जो रे है वो विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो भी एंगल बनाएगी वही एंगल हमारा थीटा है। क्लियर? तो अभी तो आप यही समझिए, अभी हम आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे नहीं जा रहे हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे जो थोड़ा सा ज़्यादा विद्वान हो गए होंगे कि सर आप तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बता ही नहीं रहे हैं। तो अभी बताएंगे, थोड़ा रुको बेटा, इतना जल्दी थोड़ी है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं सीएंस लिख रहा हूँ, ठीक है? समझ जाना इस बात को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज z इक्वल्स टू 0, सेकेंड इज z इक्वल्स टू 5, थर्ड इज z इक्वल्स टू I, फोर्थ क्वेश्चन इज z इक्वल्स टू 1 + 2i, फिफ्थ इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू √3 + i. I hope not enough. Let me write last question, not least but last. z इक्वल्स टू लिख देते हैं -5. ऑल राइट, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जैसी जो गंदगी दिमाग में हमारे है उसको भी हम लोग यहीं से सॉल्व कर लेंगे। -3i ले लेते हैं। सो वी हैव 7 क्वेश्चंस, इनको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा होशियार हो गए हों वो स्वयं ट्राई करें वीडियो पॉज करके, और जो मेरे साथ अभी बिगिनर्स हैं वो मेरे साथ चलें। पहला क्वेश्चन, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस पहले क्वेश्चन से, z इक्वल टू 0 से, कि ये कोऑर्डिनेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? पहली बात तो ये बताइए आप लोग, क्या z इक्वल टू 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर? तो बहुत सारे बच्चों ने कहा यस सर इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर? क्योंकि इसको हम 0 + i × 0 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस केस में जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? 0, सो दिस रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। यही पॉइंट आ गया यहाँ से। तो अगर हमारे पास z इक्वल्स टू x + iy था तो हमने पोलर फॉर्म में ये लिखा था z इक्वल्स टू mod z cos थीटा + i sin थीटा, और mod z क्या होता था हमारा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। ठीक, यही बात थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे आप कि जैसे आपने इस पॉइंट को मार्क किया तो यहाँ पर रे नाम की कोई चीज़ बन नहीं रही है। जैसे यहाँ पर हमने एक रे बनाई थी OP रे, यहाँ तो नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि इसका कोई लेंथ ही नहीं है। इसका मतलब क्या इसका कोई फिक्स्ड एंगल डिफाइन कर सकते हैं क्या विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? तो सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर। इस केस में तो एंगल डिफाइन करना दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, इवन मुश्किल टास्क है, नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर इस पी पॉइंट को हम ओरिजिन पे ले आएँ, मतलब ये रे 0 हो जाए, ये रे ख़त्म हो जाए, तो इस केस में हम लोग कोई एंगल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब थीटा इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दिस केस no unique theta can be assigned। कोई यूनिक थीटा असाइन ही नहीं कर सकते। इसका मतलब फिर तो डिफरेंट थीटा के लिए वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इसके पास कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसके पास कोई यूनिक थीटा असाइन नहीं हो रहा, इसलिए हम इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड नहीं कर सकते। सो z इक्वल टू 0 हैज़ नो पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक,
तो इसका कोई फिक्स्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसका कोई पोलर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। तो ये पहला ड्रॉबैक है हमारे पोलर रिप्रेजेंटेशन का कि हम जीरो को कभी भी पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। ठीक, जिस तरह से जीरो वेक्टर कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसी तरह से यहाँ पर जीरो डायरेक्शन का कोई जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एंगल नहीं होगा, पोलर एंगल नहीं होगा। ठीक है, यही समझिए आप। वेक्टर जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते होंगे उन लोगों ने पढ़ा होगा कि जीरो वेक्टर हैज़ नो डायरेक्शन, नो हैज़ फिक्स डायरेक्शन, वही बात है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो कभी भी जीरो के साथ खिलवाड़ मत करना, जीरो का कोई पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उसको वैसे छोड़ देना है। अब z=5 पे आते हैं हम लोग। z=5 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? ऑफकोर्स इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और किस फॉर्म में है ये? 5 + 0 × I फॉर्म में है। इसका जो रियल z है वो कितना है? 5। इमेजिनरी z कितना है इसका? दैट इज़ 0। इसका मतलब जो पॉइंट है आपका वो कितना हो जाएगा? 5, 0 कहीं यहाँ जाएगा ये x एक्सिस के ऊपर। इसी को पॉइंट P मार्क कर दिया हमने। और ये वेक्टर आ गया OP वेक्टर। OP वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल, क्योंकि OP जो वेक्टर है वो एक्चुअल में x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है और सेम डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में x एक्सिस है उसी डायरेक्शन में OP वेक्टर भी है, बोथ है सेम डायरेक्शन। इट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 0। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। और थीटा 0 आ गया तो पोलर रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो गया? अच्छा, मॉड जेड कितना है? मॉड जेड मतलब OP वेक्टर का लेंथ, वो कितना है? 5 है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ये लिख सकते हैं, z=5 टाइम cos 0 + I टाइम्स sin 0। दिस इज़ द पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक, यहाँ पर 2π भी आ सकता है, 4π भी आ सकता है, 6π भी आ सकता है। कैसे? क्योंकि आपने मूव करा दिया इसको ऐसे, एक बार मूव करा दिया तो वापस उसी पॉइंट पहुँच जाएंगे। जैसे आपने मूव करना स्टार्ट किया, वापस यहीं पहुँच जाएंगे। कितना एंगल मूव किया आपने? 2π। एक बार फिर मूव कर जाइए आप, कितनी बार मूव कर गए? 2 बार। कितना एंगल हो गया? 4π। ऐसे करके आप यहाँ पर 2π 4π लिख सकते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट यूनिक, है ना, ये चेंज होता रहता है। तो आपको घबराना नहीं है इससे, बट अभी हमने फिक्स किया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो थीटा है वो -π से तो बड़ा हो, बट पाई और पाई से क्या हो? छोटा हो। क्लियर? हमारी जो थीटा की रेंज है वो यहाँ लाई करे, और हम आपको सिखाएंगे कैसे लाई करेगी। अगर आपका थीटा इस रेंज में आता है तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल रेंज। तो यहाँ से आपके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? z=I। पॉइंट कैसे करस्पॉन्डिंग? तो इसको आप पहले x + IY के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, 0 + I। तो पॉइंट कितना आ गया? 0, 1। 0, 1 किस एक्सिस की बात कर रहा है? इट इज़ टॉकिंग ऑन y एक्सिस। ये पॉइंट P आ गया मेरा। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, हमको इस OP वेक्टर और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के बीच का एंगल चाहिए। हमारे पास 2 डायरेक्शन है इसके पास पहुंचने की। OP वेक्टर के पास पहुंचने के हमारे पास 2 डायरेक्शन है। कहाँ से? फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। दिस इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इस जगह से और यहाँ पहुँचने के हमारे पास 2 डायरेक्शन है। एक जो फर्स्ट डायरेक्शन है वो क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट डायरेक्शन। व्हाट इज़ द सेकेंड डायरेक्शन? दिस इज़ द सेकेंड डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है आपका, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सॉरी, दिस इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि क्लॉक की जो सुइयाँ होती हैं
ये टिप्स होती हैं जिस डायरेक्शन में घूमती हैं वो क्लॉकवाइज कहलाता है। और अगर क्लॉक की टिप्स के अपोजिट हम लोग रोटेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो अब आप ध्यान से देखिए, तो ये कन्वेंशन है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद एंगल लेते हैं तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। किस साइन के साथ लेना है? पॉजिटिव। इफ़ यू आर इवेल्युएटिंग योर एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू हैव टू ऐड निगेटिव साइन। ठीक? तो क्लॉकवाइज में निगेटिव साइन और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन ऐड करना है। लेकिन हमने बताया कि हमारा जो थीटा है वो माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग पाई, एक्सक्लूडिंग माइनस पाई। ठीक? तो अब देखते हैं कौन सा रोटेशन है इस पर्टिकुलर वेक्टर ओपी के लिए जो इस रेंज में आएगा। ठीक? तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको थीटा 1 नाम दे दूं और इसको नाम दे दूं मैं थीटा 2 सॉरी, सपोज दिस इज थीटा 1 और दिस इज थीटा 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा 1 कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 है। और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए कौन सा साइन लगा दिया हमने? प्लस पाई बाई 2। तो प्लस पाई बाई 2 को साइन के साथ ना लिख करके सिंपली पाई बाई 2 लिखते हैं। अब हम लोग सेकेंड रोटेशन क्लॉकवाइज की बात करते हैं। तो एंगल कितना बना? थीटा 2। यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2, यहाँ से यहाँ तक एक बार और पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ एक बार और पाई बाई 2। हाउ मनी पाई बाई 2? 3 पाई बाई 2, बट विथ निगेटिव साइन क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास। तो थीटा 1 हमारे पास आ गया पाई बाई 2 और थीटा 2 आ गया माइनस 3 पाई बाई 2। बट हमारा जो थीटा है माइनस पाई से तो बड़ा हो बट लेस देन क्या हो? पाई हो। मतलब कहने का मतलब ये है हमारे कि अगर यहाँ है 0 और यहाँ पाई है और यहाँ माइनस पाई है तो भैया 3 पाई बाई 2 इस रेंज की बात कर रहा है वो। यहाँ से लेके चलना है और हमें कहाँ तक चलना है? यहाँ तक चलना है, इस जगह तक चलना है। ये रेंज है हमारी। अब थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 तो कहीं यहाँ पर होगा। और ध्यान रखिएगा दोनों रोटेशन में से एक ही एंगल है जो इस रेंज में लाई करेगा। आप कोई भी वेक्टर ले लीजिएगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ओनली वन रोटेशन इज पॉसिबल टू गेट एंगल इन आवर दिस रेंज माइनस पाई टू पाई। जो दूसरा होगा वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे हमें थीटा 1 पाई बाई 2 था तो थीटा 1 हमारा यहाँ पर आ गया, इस रेंज में आ गया, बट थीटा 2 माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 कहीं यहाँ चला जाएगा, दैट इज़ कमिंग आउटसाइड अवर रेंज। सो थीटा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई से लेकर के पाई तक, बट थीटा 1 बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। ठीक है? तो हम लोग कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे? थीटा 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी थीटा 1 पाई बाई 2 को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल आर्गूमेंट, या इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ कोर्स दिस इज आर्गूमेंट, थीटा 2 इज आर्गूमेंट बट दिस इज नॉट द प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट कौन है? थीटा 1 है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमको प्रिंसिपल आर्गूमेंट में काम करना है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे सवाल में? अपने अपन के लिए जो थीटा था वो कितना आ गया? पाई बाई 2। और मॉड जेड कितना है? मॉड जेड इक्वल टू ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो तो दिख ही रहा है यहाँ से 1 है। तो पोलर फॉर्म में जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 cos पाई बाई 2 प्लस आई टाइम्स साइन पाई बाई 2। तो अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो वापस आपको आई मिलना चाहिए, और ज़रूर मिलेगा। cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0। साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। तो क्या ये आपको आई मिल गया क्या? ऑफ कोर्स। इसका मतलब अगर कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसको हम पोलर फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म दे रखा है तो आप वापस अलजेब्राइक फॉर्म मतलब x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ सकते हैं। क्लियर? सो बोथ द फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल, तो आपको घबराना नहीं इसमें। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। 4th क्वेश्चन 1 + 2i पे पहुँचते हैं।
अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिलेगी। चलो इसी में एक चीज़ और ऐड कर दे रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या सर हमेशा थीटा इक्वल टू π/2 यहाँ रखेंगे? तो नहीं बच्चों, हम लोग दूसरा आर्गूमेंट -3 π/2 भी रख सकते हैं, तो रख देते हैं। अनदर रिप्रेजेंटेशन, अनदर पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या हो सकता है? θ2 ले लें इस बार, cos -3 π/2 प्लस i टाइम्स साइन -3 π/2। दिस इज द अनदर पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक और भी देर आर इन्फाइनेटली मैनी पोलर रिप्रेजेंटेशंस। बस आपको रोटेट कराते जाना है। इस पॉइंट, इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से यहाँ पहुँचते समय आपने कितना एंगल ट्रेस किया है विथ साइन, वो आपको सिर्फ थीटा की जगह लिखना है। ठीक है, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज 10 चक्कर लगा दिए, एंटी क्लॉकवाइज चलते समय कितने चक्कर लगा दिए आपने? 10 चक्कर, तो वो जितना भी एंगल आएगा विथ नेगेटिव साइन वो आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पहुँचने के लिए मैंने 2 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 2 चक्कर। चलो अब चक्कर लगा ही लेते हैं, और बाकी चक्कर न लगाने पड़े, यहीं एक चक्कर लगा लेते हैं। यहाँ था हमारा 0.0, सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वापस आ गए यहाँ पर। ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुई है चलना, चलते 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 यहाँ आ गए। कितना एंगल ट्रेस किया हमने? 2π। कौन सा रोटेशन ले रहे हैं? क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो नेगेटिव साइन आएगा, देख लेना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते समय हमने 2π एंगल ट्रेस किया, प्लस अब यहाँ से और इस पॉइंट तक चलने में कितना एंगल ट्रेस किया? 3π/2। ऐड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 + 3 कितना? 7π/2। कौन सा साइन लगा दें? नेगेटिव साइन, तो 7π/2 माइनस का। ये भी इसका एक और पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गया, cos टाइम्स -7π/2 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ माइनस का 7π/2। दिस इज द अनदर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, तो ऐसे करके आप एक और चक्कर लगा दीजिए, 2π ऐड होता जाएगा। कितना ऐड होता जाएगा? 3π/2 में, 3π/2 में आप क्या ऐड करेंगे भाई? चक्कर ही तो लगाना, एक चक्कर का मतलब 2π, तो n चक्कर का मतलब कितना हो जाएगा? 2nπ। 3π/2 में 2nπ ऐड कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो जो जनरल पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? जनरल पोलर रिप्रेजेंटेशन cos ऑफ -3π/2 माइनस का 2nπ प्लस i टाइम्स साइन ऑफ माइनस का 3π/2 माइनस का 2nπ। पर n इज़ व्हाट? n इज एनी इंटीजर। n क्या है आपका? कोई भी इंटीजर हो सकता है, या कोई भी इंटीजर न ले करके आप n को ले लीजिए, होल नंबर ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। इस तरह से क्लॉकवाइज के लिए आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, ये सब आपको एक्स्ट्रा था, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। देखिए अब एक और क्वेश्चन प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, z = 1 + 2i। z = 1 + 2i। पॉइंट क्या हो जाएगा? 1, 2। भाई x कंपोनेंट 1 है, y कंपोनेंट 2 है, x एंड y। 1, 2 किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। यहाँ 1 यूनिट और यहाँ आपको 2 यूनिट चलना है। दिस इज़ द पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमने ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, बिकॉज इन दिस केस थीटा निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको कर लेते हैं 1 + √3i। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1, √3। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1, √3। दिस इज़ द थीटा। ये हाइट कितनी है? √3 और कितना है? 1। तो यहाँ से थीटा = तो tan थीटा = कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस √3/1। और कौन सा एंगल है जो √3 देता है? tan।
तो tan थीटा इक्वल टू आ गया tan π/3, चूँकि tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/3, ये थीटा आ गया। और मॉड जेड कितना है, मॉड जेड का मतलब ओपी वेक्टर का लेंथ। मैं देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर भी ट्रीट कर रहा हूँ, नंबर भी ट्रीट कर रहा हूँ, और साथ साथ इसको मैं भी पोलर फॉर्म में भी ट्रीट करना है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 दैट इज इक्वल टू √5। तो क्या जाएगा पोलर रिप्रेजेंट जेड इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू कितना √5 इन साइड द ब्रैकेट कितना जाएगा cos थीटा कितना है π/3 प्लस i टाइम्स साइन π/3। क्लियर। तो क्या थीटा इक्वल टू π/3 ये प्रिंसिपल ब्रांच में है क्या? ऑफ कोर्स इट इज इन बिलोंग्स टू -π से π में। सो दिस इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कौन सा आर्ग्यूमेंट है ये? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऐसे हम लोग सारे के सारे इवेल्यूएट कर सकते हैं। अब रेस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम है मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जेड इक्वल टू -5 को कर लेते हैं। जेड इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 + 0 × i कैप, आई वेक्टर आयोटा, नॉट आई वेक्टर, आई कैप नहीं है। तो पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से -5, 0। नाउ दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, सॉरी। यहाँ कहीं पॉइंट है आपका -5, 0। दिस इज द पॉइंट P। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पर एंगल कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई करा, बट हमें क्या लेना है? हमारा टारगेट है, हमें चलना कहाँ से है? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और इस x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से चलने के हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे या तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, अब चेक ये करना है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किस डायरेक्शन से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलने से आ रहा है या क्लॉकवाइज चलने से आ रहा है। तो जैसे आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में जैसे यहाँ से यहाँ जब चलेंगे तो कितना आएगा, प्लस का पाई आएगा, और जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना आ जाएगा, -π आ जाएगा। बट हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रेंज है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रेंज जो हमने डिफाइन कर रखी है, ये जो पूरे विश्व का कन्वेंशन है, इस पे देखो बहस करनी ठीक नहीं है ना। दिस इज आवर कन्वेंशंस। चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने के लिए हमने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। अब कुछ बच्चे चाह रहे हो कि सर अगर मैं 0 to 2π ले लूँ तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बेटे, वो भी सही है। लेकिन फिर मैथमेटिकल जो बाकी चीज़ें डिफाइन है वहाँ पर भी सब कुछ क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया में एक जैसा कन्वेंशन रहे। अब भैया इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, नेपाल जाओ, तालिबान जाओ, पाकिस्तान कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, एवरीवेयर यही नोटेशन यूज होंगे, -π to π प्रिंसिपल आर्गूमेंट। इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए, झगड़ा मत करिए इस विषय में। तो अब देखो -π तो यहाँ पर है नहीं, हर चीज़ बड़ी खतरनाक चीज़ है। -π to π, ठीक है। तो पाई जो है आपका वो तो बिलोंग कर रहा है इस ब्रांच को, बट -π डज नॉट बिलोंग्स टू -π to π। सो इसलिए थीटा इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, पाई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज एक्सेप्ट हुआ है, ये चीज़ हमने एक्सेप्ट करी है। ठीक है, तो इसलिए थीटा इक्वल टू पाई, दिस इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट। कैसे आया ये? तो यहाँ से जेड की, तो यहाँ से जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड जेड कितना है, मॉड जेड कितना है 5। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया 5 टाइम्स cos ऑफ 5 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 5। अगेन कह रहा हूँ
polar representation is not unique. Every complex number, every non-zero complex number has infinitely many polar representations. ठीक, लेकिन उसका भी मैंने तरीका बताया है. 2 पाई से आपको रोटेट कराना है, तो यहाँ पर मल्टीपल आप 2 पाई ऐड होता रहेगा. एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट हो. क्वेश्चन ऐसा है क्या? अगर नहीं है तो हम बना लेते हैं क्वेश्चन यार. क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. वहाँ के क्वेश्चन आप लोग करते रहिएगा, हम यहाँ अपनी तरफ से कुछ डिफाइन कर रहे हैं. z इक्वल्स टू -1 एंड -√3i. तो पॉइंट क्या आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग? -1 का -√3. किस क्वाड्रेंट में जाएगा? x और y दोनों निगेटिव हैं. शायद ये पॉइंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में. इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया. वो अगेन हमारे पास दो रास्ते विथ फ्रॉम, कहाँ से चलना, कहाँ से है? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. यहाँ से चलना है हमको, कहीं से भी स्टार्ट कर दी. ये यहाँ आने के एक रास्ता तो ये हो गया, और एक जो दूसरा रास्ता है वो ये है. सबसे शार्टेस्ट रास्ता जो होगा, मतलब जो सबसे शार्टेस्ट रोटेशन होगा, वही हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है. काम की बात तो ये है, द शार्टेस्ट रोटेशन इज़ नोन एज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो देखो ये तो थोड़ा यार ये छोटा रोटेशन है, ये ज़्यादा बड़ा रोटेशन है, तो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस बार लेंगे. ठीक है, तो ये θ1 है और ये कितना है θ2. तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, दिस इज़ द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. बट फाइंड कैसे करें? बहुत आसान है फाइंड करना. सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लें. ये A है, ये P है. ये हाइट कितनी है? लंबाई की बात कर रहे हैं √3, और ये डिस्टेंस कितनी है? 1 है. सब कुछ भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, प्लस माइनस, सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं, sin θ. अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बनाऊँ ऐसे, ये O है, दिस इज़ A एंड दिस इज़ P. ये लंबाई हमने बताई √3, ये कितना था 1, और ये कितना था θ. तो यहाँ से tan θ इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3. दिस इम्प्लाइज θ इक्वल टू कितना? π/3. बट हमें ये वाला एंगल नहीं लेना, हमें कौन सा एंगल लेना है? ये लेना है. बट पूरा एंगल क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल कितना है? 2 पाई. तो होल रोटेशन θ प्लस θ1 इक्वल टू कितना है? 2 पाई. तो θ1 कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस θ, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस π/3, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 6 पाई माइनस π/3, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5 π/3. हाँ शिखर, किसमें? अभी 5 मिनट में देते हैं. सॉरी, तो यहाँ से θ1 इक्वल टू कितना आ गया? 5 π/3. बट हमें अभी θ1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमें नेगेटिव साइन लेना है. तो यहाँ पर हमने लास्ट में नेगेटिव चिपका लिया, तो आर्ग्यूमेंट मिल गया. दिस इज़ द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? z इक्वल्स टू मॉड z. ऑलरेडी हम लोगों ने, सॉरी नहीं, इवेलेट के तो कर लेते हैं. यहाँ पर 1² प्लस √3² कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू √4, दैट इज इक्वल्स टू कितना? 2 आ गया. तो z इक्वल्स टू मॉड z2 था इंटू cos -π/3 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ -π/3. जी आ गया पोलर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा ये लेक्चर. बाकी बातें नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. ओके, थैंक यू.